हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। एक बार फिर दिल्ली में फ्लड आई। फिर से हमारे राष्ट्र की राजधानी ने बाढ़ का सामना करना पड़ा और इसके कारण जो क्षति हुई ये एक वर्ष की घटना नहीं है। डियर, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जब मैं आपसे यह कहूंगा कि बीते वर्षों में लगातार दिल्ली में हमें बाढ़ की समस्या देखने को मिली। और ऐसा नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बहुत अधिक वर्षा होती हो, बहुत अधिक मॉनसून का प्रभाव रहता हो जिस कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आती हो। वास्तविकता में दिल्ली की बाढ़ एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार की बाढ़ का प्रकार है जिसे हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। और दिल्ली की यह बाढ़ एक मिसमैनेजमेंट और एक बहुत ही विशेष प्रकार की हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ हमें देखने को मिलती है। यानी कि प्राकृतिक तौर पर हमें नदियों में जो उफान दिखाई देता है जिसे हम बाढ़ कहते हैं, डियर, ये वो बाढ़ नहीं है। वास्तविकता में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी क्षेत्र में दिखाई देने वाली जो बाढ़ है, जिसे हम अक्सर सामान्य बोलचाल में कह दिया करते हैं कि शहरों में भी बाढ़ आ गई, डियर, ये वो बाढ़ नहीं है। दिल्ली की बाढ़ वास्तविकता में एक अर्बन फ्लडिंग का उदाहरण है, एक शहरी बाढ़ का उदाहरण है। और यह शहरी बाढ़ मैं स्पष्ट कर दूं कि नेचुरल अर्थात मानव के द्वारा निर्मित नेचुरल नहीं है, यह निर्मित होती है विशेष कंडीशंस में और एक विशेष प्रकार के मिसमैनेजमेंट में। और इसका प्रॉपर दिल्ली के केस में हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी रहा है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। और उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भाई स्टडी IQ के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं और इनमें जो है वो एडमिशन अपने लोएस्ट प्राइस पर सेल के तहत अभी अवेलेबल है। अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो जल्दी से इसे एनरोल कर लें। आपके पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आगे इस वीडियो में थोड़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली P2Y बैचेस और साथ ही आपके पास अलग से सेपरेट ऑप्शनल बैचेस भी अवेलेबल हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में, यानी कि एग्जैक्टली दिल्ली में क्यों हर साल हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि भाई बाढ़ देखने को मिली। अब आइए सबसे पहले तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली का बेसिकली आउटलाइनर मैप है। और ये मैप बेसिकली दर्शाता है दिल्ली की कुछ प्रमुख सिटीज को, कुछ प्रमुख प्लेसेस को। अब जरा इन्हें ध्यान से देखिए। हमारे राष्ट्र की राजधानी, आप शॉक्ड रह जाएंगे इस बात को जानकर कि यह प्लान्ड मैनर में स्टैब्लिश नहीं हुई है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से इस सिटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं था कि एक बार में पूरा दिल्ली स्टैब्लिश करा गया होगा। वास्तविकता में आज के समय आपको जो भारत के बड़ी सिटीज दिखाई देती हैं उनका कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं तो आप जरा सर्च करिएगा अपने जिस राज्य में आप निवास करते हैं उस स्थान के 5 बड़े शहरों के बारे में। आप बेशक उन शहरों का आसानी से नाम निकाल पाएंगे और देखिएगा उन शहरों के अंदर आपको दिखाई देगा एक पुराना बाजार, आपको दिखाई देगा एक सदर बाजार, आपको दिखाई देगा एक पुराना अनाज मंडी, आपको दिखाई देगी एक नई अनाज मंडी, आपको दिखाई देगा एक पुराना बस अड्डा, आपको दिखाई देगा एक न्यू बस स्टेशन। ये सारे ही प्लेसेस आपको आपके राज्य के बड़े शहरों में दिखाई देंगे, जो ये दर्शाता है कि वास्तविकता में इन सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली नहीं करा गया था। ये ऐतिहासिक रूप से एस्टैब्लिश होती हुई आई हैं और अलग अलग समय में इनके अलग अलग भाग निर्मित हुए हैं। और एग्जैक्टली आपको यही दिखाई देगा दिल्ली के केस में। अगर मैं आपको दर्शाऊं तो आपको कुछ स्थानों पर शाहजहानाबाद दिखाई देगा, आपको कुछ प्लेसेस पे औरंगा जो एरिया है वो दिखाई देगा। साथ ही आपको अलग अलग डायरेक्शन में, चाहे वो साउथ दिल्ली का, साउथ वेस्टर्न दिल्ली का हिस्सा हो या सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा हो या फिर इसका ईस्टर्न पार्ट हो। मेनली अगर मैं कहूं तो दिल्ली में मुख्यतः 6 ऐसी सिटीज हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई। और इसमें एक सबसे बड़ा की पॉइंट है, और की पॉइंट यह है कि इन सिटीज को जब एस्टैब्लिश करा गया था तब इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली वो एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पश्चिमी देशों में वैसे कंपैरिजन थोड़ा गलत भी है, पर अगर इस बात को नोटिस करा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य बिहार है। जनसंख्या घनत्व 1100 है डियर। फाइन, 1100 से 1200 के बीच में इसका जनसंख्या घनत्व दिखाई देगा।
11 के आसपास आपको दिखाई देगा नॉर्डिक नेशंस का जनसंख्या घनत्व। 1100 हमारे बिहार का है और 11 आपको दिखाई देगा नॉर्डिक नेशंस का। कंपैरिजन और भी ज्यादा क्रूशियल तब हो जाता है जब आप इस बात को समझेंगे कि दिल्ली का घनत्व, जनसंख्या घनत्व 17,000 है और डियर आपको यही नॉर्डिक नेशंस में यह जनसंख्या घनत्व 17 के आसपास दिखाई देगा। हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और दिल्ली की इन सिटीज को इस पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंगली स्टैब्लिश नहीं करा गया और अलग अलग समय पर ये सिटीज के अलग अलग भाग बने हैं। अब सबसे बड़ा समस्या जो इस फ्लड के पीछे है, जरा इसे ध्यान से देखिए। यह कहलाता है अर्बन सिटी प्लानिंग, अर्थात प्लान के तहत सिटीज को स्टैब्लिश करा जाता है। आप अगर ऑप्शन लेते हैं तो अर्बन सिटी प्लानिंग आपका सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप और भी ज्यादा डिटेल में इस चीज को समझेंगे। और जरा ध्यान से देखिए, जब आप सिटी प्लानिंग करते हैं तो उसका सबसे बड़ा उपागम, सबसे बड़ा सेक्टर या फिर सबसे बड़ा टास्क क्या हुआ करता है? यह कहलाता है वाटर ड्रेनेज, अर्थात शहर में वर्षा होगी और यह वर्षा का जल किस प्रकार से शहर से बाहर निकाला जाएगा, यह कहलाता है अर्बन प्लानिंग। और अब स्टार्ट होती है दिल्ली की समस्या, दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दैट दिल्ली में जो आपको 6 मेजर सिटीज दिखाई देती हैं, इन सिटीज को चूंकि अलग अलग समय पर स्टैब्लिश करा गया था, इन सिटीज से प्रॉपर वाटर ड्रेनेज नहीं है। इसीलिए वास्तविकता में दिल्ली की बाढ़ को दिल्ली की बाढ़ नहीं, दिल्ली का जल भराव कहा जाना चाहिए, क्योंकि सिटीज का निकला हुआ पानी एक सिटी से निकलकर दूसरी सिटी में भर रहा है। यह पानी किसी नदी का नहीं बल्कि एक दूसरी सिटी का है जहां वर्षा हुई है और वहां से बहते हुए पानी एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचा है। यानी कि बारिश दूसरे शहर में, सिटी में बहने वाली नदी सामान्य स्तर पर शहर के अंदर बाढ़, यह है एग्जैक्टली दिल्ली का फ्लड। और दिल्ली के फ्लड के पीछे मेजर रीजन यह भी रहा है कि जब जब इन सिटीज को एस्टैब्लिश करा गया, अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं, मान लेते हैं इस स्थान पर कोई सिटी है, इसे आज से 200 वर्ष पहले किसी राजा के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया था, तब के केस में इस सिटी का ड्रेनेज इस डायरेक्शन में था। अब 200 वर्षों के बाद वो राजा जो है वो चेंज हो जाता है, वो किंग जो है वो चेंज हो जाता है और दूसरे किंग के द्वारा जो है एक दूसरे स्थान पर सिटी को एस्टैब्लिश करा जाता है और अब इसका ड्रेनेज जो है वो दूसरे डायरेक्शन में कर दिया जाता है। यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग एम्पायर्स के किंग्स के द्वारा दिल्ली की अलग अलग सिटीज को जब एस्टैब्लिश करा गया तो उस समय उस एकमात्र एरिया को देखते हुए वाटर ड्रेनेज डिसाइड करा गया। और ये जो वाटर ड्रेनेज था, ये जो जल निकासी थी, ये अंततः एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन पर पहुंची जहां पर हमें सामान्य ढाल के तहत, अगर मैं स्पष्ट शब्द कहूं तो जो यूज करा जाता है वो है एरिया का स्लोप या स्थान की ढाल। उस ढाल के अनुसार, स्लोप के अनुसार जल निकासी समय के साथ असंभव हो गई और दिल्ली को अपने वाटर ड्रेनेज के लिए पंप सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ा। अर्थात जो सिटीज में बारिश हो रही है उसे सिटी से बाहर निकालने के लिए कुछ एरिया से हमें नेचुरल स्लोप नहीं, हमें आर्टिफिशियल पंप का सहारा लेना पड़ता है। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जो फ्लड आपको देखने को मिलती है वो फ्लड नहीं है, एक्चुअली में वो अर्बन फ्लड है। और अर्बन फ्लड का भी एक स्पेशल टाइप है जहां पर जो क्षेत्र है उसमें वर्षा का जल भर जाया करता है और ये जो वर्षा के जल का भराव है इसे हम फ्लड समझ लिया करते हैं। जबकि एक सामान्य, एक जनरल लैंग्वेज में हम कहें तो फ्लड का मतलब पीछे दी हुई इमेज के अनुसार एक ऐसी स्थिति है जहां पर नदी का जल जो है वो रहवासी इलाकों में प्रवेश कर जाता है। जबकि दिल्ली के केस में यह फ्लड रहवासी इलाकों में नदियों के जल के प्रवेश के कारण नहीं, रहवासी इलाकों के ही जल के दूसरे इलाकों में भराव के कारण हुई है। उदाहरण एक नहीं है, कन्य है। अब ये जो इतने सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से एक बात स्पष्ट है कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हमें अर्बन मैनेजमेंट में ही दिखाई देता है। और ये जो अर्बन मैनेजमेंट है, मैं स्पष्ट तौर पर अगर आपसे कहूं तो ये अर्बन मैनेजमेंट आप आसानी से समझ सकते हैं जापान की और जर्मनी की टेक्नोलॉजी से। अर्थात सेवरल टाइम ये चीज क्वाइन करी गई वर्ल्ड लेवल पर कि हमें दिल्ली के लिए एक अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। यानी कि अगर सतह की ढाल, अगर एरिया की ढाल, उस क्षेत्र की ढाल एप्रोप्रिएट नहीं है तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि
किसी क्षेत्र के अंदर जो हो रही बारिश है उस बारिश के पानी को टनल्स के माध्यम से नीचे इकट्ठा कर लिया जाए और फिर इन टनल्स के माध्यम से उसे जो है प्रॉपरली सिटी से ड्रेन आउट कर दिया जाए। ऐसा मैसिव लेवल पर जापान में, जर्मनी में, शंघाई में देखने को मिलता है। अब भारत में भी इसकी आवश्यकता लगातार दिल्ली में हो रहे इस बाढ़ की समस्या के कारण और भी ज्यादा लाइट पर आ चुकी है। इस चीज को याद रखिएगा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ये रिवॉल्यूशनरी टाइप है। अगर आप चाहते हैं कि सिटीज में जो बाढ़ की समस्या है, खासकर वो सिटीज जो ऐतिहासिक रूप से एस्टैब्लिश हुई हैं, उनका हिस्टोरिक बैकग्राउंड है और वहां पर प्लानिंग के तहत एस्टैब्लिशमेंट नहीं करा गया था पुराने समय पर सिटीज का, तो वहां से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ही इसका इलाज है, ना कि पंप के द्वारा जल के भराव को कम करना। टेम्परेरी सोल्यूशन सही है पर बड़ा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। आई थिंक आप जरूर समझ चुके हैं कि इस टॉपिक में, इस विषय में कितनी गंभीरता है और इस समस्या का समाधान क्या है। अब आइए थोड़ी चर्चा करते हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जो एग्जैक्टली आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लियर करना चाहते हैं यूपीएससी को। तो देखिए, आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। वाई? बिकॉज स्टडी आईक्यू की मॉनसून सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल के तहत आपको जो स्टडी आईक्यू के प्रीमियम P2I बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की हमारी तैयारी कराते हैं, उन बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए जो कॉस्ट आपको यहां शो हो रही है, याद रखिए टेक्निकली फ्री बैचेस हैं। 24,999 की इस कॉस्ट पे आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होगा सारी फी रिफंड कर दी जाएगी। और डियर आपका प्री क्वालिफाई हो सके इसके लिए इसमें अलग से SIP का कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से आपको पूरा कोर्स जो है प्रोवाइड करा जाएगा। और मैं यहां इंडिकेट कर दूं कि ये जो बैचेस हैं ये हिंदी माध्यम में डायरेक्टली स्टार्ट हो रहे हैं विद अमृत उपाध्याय सर, यानी कि अमृत सर के साथ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, पॉलिटी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पॉलिटी सब्जेक्ट इन बैचेस में खुद अमृत सर लेने वाले हैं। तो आप बेशक इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। और साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज ऐसा ऑप्शनल जो यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हाई डोमिनेट करता है और लगभग 30 से 35 प्रश्न जो हर वर्ष पूछे जाते हैं ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से, और आप ये चाहते हैं कि वो आपके लिए आसान हो, तो डियर आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ अपना ज्योग्राफी ऑप्शन प्रिपेयर करने की। ध्यान रखिए, दोनों ही केसेस में आपको 31 जुलाई के पहले इन बैचेस को ज्वाइन कर लेना है और साथ ही आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। ध्यान दीजिए, इस कोड के माध्यम से ही जो कोर्स आपको दिख रहा है ये आपको मिनिमम कॉस्ट पर मिलेगा। तो AK लाइव कोड और 31 जुलाई दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इन बैचेस का पार्ट जरूर बने। मानकर चलता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।